नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 10 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी नाइट हो गई है, कुछ अनअवॉइडेबल कमिटमेंट थे जिनकी वजह से स्पेयर नहीं हो पाए। तो चलिए अपन सीधे बात कर लेते हैं आज के अपन इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, बिना अपना समय खराब किए। देखिए, हाल ही में यूपीएससी का 2025 यूपीएससी सीएससी जो आपका एग्जाम होता है उसका फाइनल रिजल्ट आया था, और इस फाइनल रिजल्ट में काफ़ी जो लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के सेलेक्ट हुए हैं। इवन पिछले 10 सालों में 150 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो लोक सेवा आयोग में जम्मू से और कश्मीर से चयनित हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेस्ट ऑल इंडिया के बजाय, यानी भारत के बाकी हिस्सों के बजाय जे.एंड.के में जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इंस्टेबिलिटी, इंटरनेट का बंद होना और भी बहुत सारे आप सब समझते हैं उन सारी बातों को। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो है वो जे.एंड.के में होते रहते हैं, और इन सब के बावजूद अगर यूपीएससी में इतना अच्छा रिजल्ट रहता है, 150 से ज़्यादा पिछले 10 सालों में लड़के सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ दिखाता है। इसमें जो हमारी न्यूज़ है उसमें एक बांदीपोरा के एक छोटा सा गाँव है, वहाँ का एक अहमद लोन है जिसकी रैंक आई है 957, और उसके घर के बाहर काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। उसके बाद टेंट लगाना पड़ा, और उनके पिता जो है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं। उसी तरह 257 रैंक भी एक पुलवामा के तौसीफ अहमद गनी है, वो भी एक मजदूर के बेटे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और किस तरह यूथ जो है जे.एंड.के का वो अब उस रेडिकलाइजेशन वाली स्ट्रीम को छोड़ के और एक पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये अपने आप में दिखाता है। साथ ही ये हमारे लिए भी एज ए जनरल कैंडिडेट इस तरह की उम्मीद जगाता है कि आपके हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आप फिर भी लड़ सकते हैं और अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। इस तरह का मैसेज ये देता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 1990 के आसपास जे.एंड.के में जो है ये आतंकवाद का जो दौर है ये शुरू होता है। ठीक है, ये जो समस्या है ये बढ़ती है और बड़ी होती है। उसके बाद 2010 तक लगभग 2 4 5 लोग ही यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी जम्मू एंड कश्मीर में। फिर 2010 में एक व्यक्ति है शाह फैजल, ये रैंक 1 आते हैं, यानी पूरे ऑल इंडिया टॉप करते हैं। उसके बाद 2016 में एक रैंक 2 आते हैं। ठीक है, कौन? अतर आमिर। ठीक है, अतर आमिर जो है वो रैंक 2 आते हैं। उससे पहले 2010 में शाह फैजल। तो ये दोनों व्यक्ति इस तरह के थे जिनकी वजह से एक इकोसिस्टम तैयार होता है, और इस न्यूज़ से ये भी निकल के आता है कि जो छोटे शहर है वो भी मतलब ना केवल श्रीनगर बल्कि जम्मू के जो अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, इस तरह की जो सिटीज़ है ये भी आगे आ रही है। यहाँ के लोग भी एस्पिरेशनल हो रहे हैं, यहाँ भी कोचिंग सेंटर्स जो है वो पहुँच रहे हैं, और बच्चे यहाँ से भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल आपके अवेयरनेस के हिसाब से कि देखिए, सपने देखना अच्छी बात है और उनको आप पूरा करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हालात आपके दुश्मन नहीं हो सकते, आपकी परिस्थितियाँ आपके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती, जब तक कि आपकी खुद की जो लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हो। चलिए आगे जो है अपने लिए जो न्यूज़ वाली है वो राजस्थान न्यूज़ से संबंधित है, और नाहन एक लोकोत्सव होता है जो कि कहाँ आयोजन हुआ है? सांगोद कोटा में। ठीक है, सांगोद जो कि कोटा में है, नाहन जो है लोकोत्सव का नाम है। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक जो हाथी है, हाथी की सवारी होती है बादशाह की एक दिन की। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, और साथ में इसमें क्या है, इस तरह से लोग जो नाट्य है उनका प्रदर्शन इस प्रकार से होता है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं या फिर जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो समसामयिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर अभिनय वगैरह होता है जिससे लोगों में अवेयरनेस आती है। ठीक है, सांगोद कोटा में है। एक ऐतिहासिक नाहन जो लोकोत्सव है उसका जो है आयोजन यहाँ पे हुआ है, बादशाह की सवारी इसमें होती है, और जो सांगोद कस्बा है वो एक मिनी कल्चर सिटी बन गया हाड़ौती का, जिस तरह से ये फेस्टिवल आयोजित हुआ। इसमें लोक नाट्य होता है, हास्य व्यंग्य होता है, धार्मिक प्रशंसा और सामाजिक कृतियों के ऊपर क्या कटाक्ष करते हुए वो स्वांग करते हैं लोग, जिससे कि लोगों में मैसेज जाए, अवेयरनेस आए। ठीक है, सांगोद कोटा का सेक्टर हाड़ौती सेक्टर में है। नाहन लोकोत्सव का नाम है। एक दिन की बादशाह की सवारी होती है, हाथी पे निकलती है, और सामाजिक कृतियों पे कटाक्ष किया जाता है। पूछा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, और करंट में न्यूज में है। कुछ बातें राजस्थान सरकार की जो उन्होंने बजट 2026 में बोली है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये सारी बातें जो थी वो 5 मार्च की आपकी सूजस में कवर थी।
देखिए दोस्तों, ये जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन है और यहाँ अगर किसी न्यूज़ के बारे में, किसी इनिशिएटिव के बारे में अगर बार बार बात हो रही है तो उसका एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, राइट। चलिए, सबसे पहले एक आपको पता, लखपति दीदी जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए गाँव में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटी छोटी 10 से लेके 20 जो महिलाएं हैं वो अपने आप को ग्रुप्स के रूप में संगठित करती है। उसके बाद सरकार इनको लोन देती है, ठीक है, जिससे ये अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर लेती है। तो सरकार पहले इन लखपति दीदीज को 1 लाख रुपए लोन देती थी। अभी सरकार ने बोला कि हम 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख रुपए लोन देंगे, ठीक है। यानी लोन की जो राशि है वो बढ़ा दी है। आपको याद रखनी है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि अभी लखपति दीदी को लोन की राशि कितनी दी जाती है। पहले 1 लाख दी जाती थी, अभी 1.5 लाख रुपए। और अब तक राजस्थान में 16 लाख जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाया जा चुका है। यानी कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से 16 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का लोन जो है दे दिया गया। और अभी लोन की राशि बढ़ा के कितनी कर दी, 1.5 लाख रुपए। किसमें, बजट 2026-27 में, राइट। आगे एक है रूरल विमेन बीपीओ। देखो बीपीओ बेसिकली क्या होता है, आपको पता है बीपीओ केपीओ क्या। ये इस तरह के सेंटर जहाँ पे मान लो जैसे आप कोई किसान सेवा केंद्र है, उसका नंबर है XYZ, कोई भी टोल फ्री नंबर, यहाँ कॉल जाता है तो कॉल कोई ना कोई एक्सचेंज में उठाता है और आपकी क्वेरी को आंसर करता है। ये क्या हो गया, बीपीओ सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो जिला स्तर पे किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए का वे जो है इस तरह से करके, और हर जिला स्तर, जिला मुख्यालय पे एक बीपीओ स्थापित किया जाएगा जहाँ पे महिलाओं को ही रोजगार मिलेगा। समझ गया बात। ये हो गया दूसरा इनिशिएटिव बजट का। तीसरा है अमृत पोषण वाटिका। देखिए जो आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील के लिए फल और सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आपको ये अमाउंट याद रखना है, 11,000 अमृत वाटिकाओं का लक्ष्य जो है राजस्थान सरकार ने रखा है। आगे एक राज सखी स्टोर्स को लेके, देखिए ये हमने बात करी, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 10 से 20 महिलाएं मिलके एक जो है समूह बनाती है और उस समूह को फिर सरकार क्या है, गवर्नमेंट लोन देती है। इस लोन के माध्यम से कोई व्यापार शुरू करती है मान लीजिए, ठीक है। अब इस व्यापार में जो उत्पाद बन रहे हैं, इन उत्पादों की बिक्री के लिए हर संभाग मुख्यालय पे क्या बनाया जाएगा, राज सखी स्टोर्स खोले जाएंगे, ठीक है। नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है राज सखी स्टोर्स क्या है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं जो उत्पादों का निर्माण करती है, उन उत्पादों की बिक्री के लिए संभागीय मुख्यालय पे राज सखी स्टोर्स खोले जाएंगे। कौन से, ये बजट 2026-27 की घोषणा है, ठीक है। उसी तरह बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, देखिए क्या होता है बैंकिंग में, आपका मान लो 10 का स्टाफ है बैंकिंग में, ठीक है। इन स्टाफ के अलावा आपको पता बाहर ई मित्र वाले होते हैं। ई मित्र वालों के अलावा भी एक होता है बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये बेसिकली बैंकिंग सेवाएं ही देता है बाहर, प्राइवेट व्यक्ति है। किस तरह की, जैसे मान लो थोड़ा अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। महिलाओं को मनरेगा का, जो कि अब रामजी राम हो गया, ठीक है, मनरेगा का जो पैसा है वो इश्यू कर दिया। तो इस टाइप के जो छोटे कार्य है वो कौन, बैंक कॉरेस्पोंडेंट कर सकता है। तो अभी 5,000 जो महिलाएं हैं इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इन 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर और बैंक कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त किया जाएगा। ये भी घोषणा किसमें हुई है, बजट 2026-27 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और प्रावधान है। एक है मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। देखिए सदन से आप याद रखेंगे कि ये संबंधित है किससे, राजकीय कार्यालय से। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डीएम ऑफिस है। अब आपको पता है डीएम ऑफिस में लगभग मान लो 50 महिला जो कर्मचारी है वो काम करती है, ठीक है। बट मान लो किसी महिला कर्मचारी का जो बच्चा है वो 6 महीने का है, ठीक है, 6 मंथ्स का बेबी है। अब इसको अगर फीडिंग करवानी है बच्चे को तो कहाँ करवाए महिला, या और इनकी बहुत सारी जो इस तरह की इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कैसे पूरी होगी। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ना केवल डीएम ऑफिस बल्कि सभी सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके 6 से 6 माह तक के बच्चों, यानी 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसकी देखभाल के लिए ये सदन चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे, यानी महिलाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। आगे है किशोरी बालिका योजना। देखिए इसमें क्या है, 5 आकांक्षी जिले शामिल थे पहले। आकांक्षी देखिए इस तरह के 115 जिले हैं देश में जो कि काफी पिछड़े हुए हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस तरह के जिले कौन से थे, करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही, ये 5 जिले थे राजस्थान में। और इन्हीं 5 जिलों में ये योजना चलाई गई थी, किशोरी बालिका योजना। देखिए इसमें भी आपको पता है जो एडोलसेंस जो गर्ल्स है, जो जिनकी एज 13-14 ईयर से ऊपर और 18 ईयर से कम है, उनकी जो बहुत सारी सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे मान लो किसी को एनीमिया है यानी कि खून की कमी है,
और किसी के और जो जिस भी तरह की जो समस्याएं हैं, मान लो मेडिकल, उन सब की सहूलियत के लिए योजना चलाई जाती है किशोरी बालिका योजना। तो पहले चलती थी सिर्फ आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही में। अब इसका विस्तार करके जितने भी जो ब्लॉक्स है, 27 ब्लॉक्स आकांक्षी, उन सभी ब्लॉक्स में शुरू कर दिया और इससे 50,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको फायदा मिलेगा। तो अब आप 5 जिले याद नहीं रखेंगे, आप सीधा ये याद रखेंगे जो पूरे पूरे 27 ब्लॉक है उनमें ये किशोरी बालिका जो योजना ये चालू कर दी गई है। आगे एक बांध है बांडी नदी पे, बांडी सणदरा बांध, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जालोर के जसवंतपुरा सेक्टर में बांडी नदी पे स्थित है और इसकी जो भराव क्षमता है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि सणदरा जो बांध है वो कहाँ पे। देखिए बांडी नदी के किनारे पे, जालोर के जसवंतपुरा में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे शिवमठ जो मंदिर है कोटा में, देखिए शिव जी का मंदिर है और कोटा के चंद्रेसल में है। ये 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है, यानी कि काफी प्राचीन मंदिर है जिसको सरकार संरक्षित कर रही है और 2008 में इसको सुरक्षित स्मारक घोषित किया था। अभी दोबारा न्यूज में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सीधा मेंशन किया हुआ था किसमें, आपकी सूजस में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपको पता है कलिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन हुआ था लास्ट ईयर, तो 500 की घोषणा करी थी, अभी बढ़ाकर 600 कर दी, यानी 600 इस तरह की यूनिट्स जो कि महिला पुलिसकर्मियों से मिलकर बनेगी और वो महिला पुलिसकर्मी क्या सुनिश्चित करेगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी हमारे शहरों में। तो पहले इन यूनिट की संख्या 500 थी, अभी बढ़ा के कितनी कर दी, 600। चलिए आगे आगे देखिए, श्रीलंका के एक मुख्य कोच नियुक्त किए गए। आपको मैं बता दूं 2011 में हमारे मुख्य कोच थे गैरी क्रस्टन और इनकी ही कोचिंग में हमने 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता था। अभी श्रीलंका टीम ने क्या गैरी क्रस्टन को नियुक्त किया अपना नया कोच। तो पूछा जा सकता है, इसलिए नहीं कि श्रीलंका का कोच नियुक्त हुआ, इसलिए कि ये पहले इंडिया के कोच थे, इस वजह से पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि हाल ही में गैरी क्रस्टन को किस देश का कोच नियुक्त किया गया, तो श्रीलंका का। पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के नए कोच कौन है, तो गैरी क्रस्टन। ओके, आपको पता है एक सिप्री संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम शॉर्ट में सिप्री। ये क्या करती है, ये बेसिकली हथियारों के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करती है कि भाई किस देश ने कितने हथियार आयात किए, सबसे ज़्यादा आयात किसने किए, निर्यात किसने किए। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है ताज़ा, लेकिन यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2021 से लेकर 25 के बीच भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था। यानी देखिए आप कितने बड़े हम हथियार आयातक है, इम्पोर्टर है। और इस सूची में यूक्रेन पहले स्थान पे है, जो कि रूस के साथ लड़ाई चल रही है, इस वजह से उसने सबसे ज़्यादा हथियार मान लो उसको मदद के रूप में भी मिले। लेकिन आप सोच के देखिए, इंडिया वर्ल्ड वाइड सिप्री के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक यानी कि आयात करने वाला देश है। आप यूज कर सकते हैं, सीधा भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स या छोटे एग्जाम्स में, या फिर आप मेंस में इस बात का इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आप एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसमें इस फैक्ट को यूज किया जा सकता है कि किस तरह सिप्री नामक संस्था की ताज़ा रिपोर्ट्स के आधार पर, ठीक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, ठीक है, पीरियड भी डाल सकते हो 2021 से 25, ठीक है। इस तरह से आपके लिए एक पॉइंट बन जाता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा अलग सा रिकॉर्ड है। एक न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर है ब्रेट रैंडेल, और इन्होंने एक इतिहास रच दिया 5 गेंदों पे 5 विकेट लेने का और 8 गेंदों में लगभग 6 विकेट इन्होंने ले लिए। तो ये कारनामा थोड़ा अलग तरह का, अजीब तरह का, दैनिक भास्कर ने इसको कवर भी किया है, तो आप याद रख लेंगे ब्रेंट रैंडले, ठीक है। चलिए आगे एक शाहिद ड्रोन, देखिए कहीं कहीं इसको शाहिद लिख रहे हैं, कहीं कहीं इसको शाहिद लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा देख लेंगे। ये जो ड्रोन है, स्पेशली ये ड्रोन आपका क्या है, ईरान जो है यूज कर रहा है, और अभी जो ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ में जो लड़ाई हो रही है, इसमें इसको एज ए की हथियार यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक आत्मघाती ड्रोन है। देखिए आत्मघाती ड्रोन से मतलब होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जगह ए है, ये जगह बी है। एक होता है ड्रोन जो कि यहाँ से उड़ के और यहाँ बी के पास जाके और वापस अपने यहाँ आके लैंड कर जाता है। एक होता है बी टाइप का ड्रोन जो कि जिसको आत्मघाती बोला जाता है। एक बार उड़ गया तो ये दोबारा लैंड नहीं करेगा कहीं भी, ये जाके इसको फटना ही है, यानी जो डेजिग्नेटेड जो नुकसान है वो इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये जो आत्मघाती ड्रोन है, जो शाहिद ड्रोन है, किसका है, ईरान का है। 30 से 50 किलो तक विस्फोटक ले जाता है और 2500 किलोमीटर तक मार सकता है, यानी कि
ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर दूरी 2500 किलोमीटर तक है, वहां तक भी ये शायद ड्रोन जा सकता है, और लागत बहुत कम है, और जीपीएस कंट्रोल के कारण रूस में भी इस जो ड्रोन है इसका काफी बड़ा इस्तेमाल हुआ था, जो कि सारे ड्रोन जो है ईरान ने ही रूस को दिए थे। ठीक है। अभी आपको पता है ईरान और ये जो इजराइल वाला जो संकट चल रहा है, इसकी वजह से गैस जो है, हाल ही में आपने आज न्यूज़ सुनी होगी कि कॉमर्शियल गैस की बिक्री पे सरकार ने रोक लगा दी है। यानी घरेलू कनेक्शन जो है इनको वरीयता दी जाएगी, लेकिन जो कॉमर्शियल व्यापारिक रूप से जो सिलेंडर बिकते थे उनको बंद कर दिया। देखिए ये समस्या हमारे डोर स्टेप पे है, अभी और आगे आगे अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो बहुत सारे जो है एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम्स होने वाली है। ठीक है। उसी हिसाब से एक जो एस्पेक्ट है हमारा गैस वाला, क्योंकि गैस जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा हम यूएई और ईरान, सऊदी इनसे आयात करते हैं, और आपको पता है वहाँ से गैस वगैरह टैंकर्स वगैरह निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि आपका स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है वो लगभग ब्लॉक की कंडीशन में है। तो थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं कि हमारा कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, क्या है, कुछ डाटा है। कच्चा तेल जो है सबसे ज़्यादा हम रूस से लेते हैं, कितना, 30.4%। ठीक है। उसके बाद इराक से लेते हैं 17.8%, उसके बाद सऊदी से लेते हैं 14.2%। ठीक है। अगर आप इस घटते क्रम में लगाएंगे तो पहले क्रम पे रूस, फिर इराक और फिर सऊदी अरेबिया, ये 3 देश है जहाँ से हम तेल लेते हैं। वहीं गैस के मामले में यूएई जो है 81.3% अकेला जो है यूएई से हम आयात करते हैं, और आपके देखिए कि यूएई से अभी कुछ भी आने की कंडीशन में नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड की वजह से। आगे एक न्यूज है, जयपुर के एक बॉक्सर है आर्यन यादव, इन्होंने अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलो जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड जीता है, इसमें बॉक्सिंग में। ठीक है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है इनका, और इनके जो फादर है हरिओम यादव, इनके अंडर में इन्होंने कोचिंग करके और ये मुकाम हासिल किया। पूछा जा सकता है इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में गोल्ड जीता है आर्यन यादव ने 75 किलो कैटेगरी में बॉक्सिंग में, राइट। चलिए आगे आपको पता है कि हमारे जो शहर है उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी काफ़ी प्रोमिनेंटली बात की है। तो ये आर्टिकल जो हमने आज इंक्लूड किया है कि शहरी निकायों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है। आपको पता है बदहाली तो है चारों तरफ, हमारे शहरों की क्या हालत है, थोड़ी सी बारिश में और हर जो भी अगर नेचुरल कोई भी क्लेमिटी है तो उसमें सारा का सारा सिस्टम चरमरा जाता है। तो इसकी जो जड़ है वो नगर निगमों की खस्ता माली हालत है, यानी कि राइटर इस आर्टिकल में बोलते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि इनकी जो कमजोर वित्तीय स्थिति है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग जो है इस तरह की जो बदतर हालात है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इन निगमों की खस्ता माली हालत, यानी कि इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति। अब एक बजट में एक प्रावधान किया है, देखिए क्या प्रावधान किया है कि अगर कोई नगर निगम, जैसे फॉर एग्जांपल अजमेर नगर निगम आप यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, अजमेर नगर निगम, अजमेर आपको नगर निगम आपको पता है, अगर ये 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड का मतलब होता है कि अजमेर नगर निगम ये बोले कि भाई आप अजमेर के लोग या जो भी बाहर के लोग, इंडिया के लोग या विदेशी भी, अगर हमारे ये अजमेर नगर निगम के अगर ये बॉन्ड खरीदते हो तो 20 साल बाद में हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे। तो लोग आपको क्या, अजमेर नगर निगम को क्या करेंगे, मनी देंगे और वो बॉन्ड खरीद लेंगे। बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ये एक सरकारी बॉन्ड है। ठीक है। इस वजह से तो सरकार ने बोला कि अगर आपने 1000 के इस तरह के बॉन्ड अगर बेच दिए तो 100 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन है वो सरकार बोल रही है कि हम अपनी तरफ से देंगे आपको, यानी 1000 करोड़ ये और 100 करोड़ ये, तो 1100 करोड़ हो जाएंगे उस नगर निगम के पास। आगे बोलते अटल जो मिशन सहायता है उसके तहत भी अगर 200 करोड़ रुपए तक के छोटे प्रयास, यानी मान लो अगर आप 1000 करोड़ के बॉन्ड आप नहीं जुटा पाए, आपने 200 करोड़ के अगर बॉन्ड जुटा लिए, ठीक है, तो भी आपको जो है सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी। आगे बोला जाता है कि जो बॉन्ड मार्केट है उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए, और ये इससे बैंकिंग सिस्टम भी सुदृढ़ होगा, और जो शहरों का है उनको उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पूंजी भी मिल जाएगी, और इससे क्या है वित्तीय साधनों में पारदर्शिता भी आएगी और मजबूती भी आएगी। इस तरह की बात आर्टिकल में राइटर करते हैं। आगे बोलते हैं कि भाई कुछ अनुभव आप बताइए, कहाँ पे इंडिया में किस किस तरह से या दुनिया में भी वर्ल्ड वाइड किस तरह की चीजें चल रही है। तो पहला जो बॉन्ड है वो 1997 में बेंगलुरु में जारी किया गया था। बेंगलुरु आपको पता है हमारी जो एक बड़ी सिटी है, उसने 1997 में जो है पहला बॉन्ड जारी किया था,
और जून 2025 तक सेबी के फ्रेमवर्क के तहत 23 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी 23 जो इस तरह के नगर निगम या जो भी निकाय है शहरी, उन्होंने जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर दिए हैं। और इसके तहत लगभग 3359 करोड़ रुपए जो है कि जुटा लिए गए। क्या ये रुपए याद रखने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इतना याद होना चाहिए कि जून 2025 तक 23 म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इंदौर में, गाजियाबाद में और जो भी आसपास की, क्योंकि 23 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। और आपको पता है जो है फॉरेन्स में, स्पेशली अमेरिका में, पानी और सीवरेज नेटवर्क तक को लेके बॉन्ड जारी किए जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम को अगर मजबूत बनाया जाता तो हमारी जो सिटीज़ है, जो आज कमज़ोर वित्तीय स्थिति से जूझ रही है, ये मजबूत बन सकती है और हमारी ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है शहरों की, इनको दूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ बुनियादी चुनौतियां हैं। क्या है? कुछ नगर निगम निवेश ग्रेड से नीचे हैं। देखिए, रेटिंग होती है, जैसे आपकी सिविल होती है, वैसे ही कुछ एजेंसीज है जो इस तरह की नगर निगम्स की जो रेटिंग है वो करते हैं। लेकिन हमारी अधिकतर नगर निगम की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी कम है। रेटिंग्स कम ये है कि मान लो अजमेर नगर निगम की कैपेसिटी नहीं है बॉन्ड जारी करने की, वापस पैसा देने की, फिर भी अगर वो बॉन्ड जारी करें या उसको अगर बॉन्ड जारी करना है तो उसकी जो रेटिंग्स है वो नीचे आएगी। उनकी वित्तीय स्वायत्ता जो है सीमित है। देखिए, राज्य का जो इंटरफेरेंस है, सेंटर का जो इंटरफेरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बाद उनको फंड्स देते हैं। तो जो उनकी स्वायत्ता है पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, वो काफ़ी कम है। और उनकी जो अकाउंटिंग का जो स्तर है, रेटिंग है, कर प्रोत्साहन है, ये सारी चीज़ें कम है। तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं अगर आपको वाकई में इन बॉन्ड्स का फ़ायदा लेना है, इन बॉन्ड से सही मायने में पूंजी जुटानी है, तो आपको इन सारी कमियों को दूर करके हमारे जो शहर है, इनकी जो माली हालत है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, थोड़ी फास्ट करी है। देखिए, मैं भी थक गया था, सारे दिन बाहर था, कहीं ट्रेवल करके आया हूँ बहुत दूर से। तो हो गया फाइनली। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।